तो दूसरी स्थिति अपन पढ़ रहे थे, दूसरी स्थिति ये थी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/P2 नॉट इक्वल C1/C2 कि ये दोनों मान तो बराबर आ सकते हैं, पर ये तीसरा मान है वो बराबर नहीं आना चाहिए। बराबर नहीं आने का मतलब जैसे मैंने अभी भी बताया था कि जैसे 1/2 बराबर 1/2 या 3/4, तो ये मान तो इसके बराबर ही बराबर नहीं है, तो इस कंडीशन पर सूट हो रहा है। तब ये देखो A1/A2 और B1/P2 अगर ये दोनों मान बराबर नहीं आते हैं तो अपना काम वही खत्म है। अपना काम आगे कब बढ़ेगा, जब ये दोनों मान बराबर आ गए तो C1/C2 को चेक करना है। तो अब इनके युग्म क्या है, प्रकृति कैसी है, वो सारी चीजें अपन लिखते हैं। देखो पहले तो हल कितने होंगे इसके, इसका हल है वो एक भी हल नहीं होगा। अब एक भी हल नहीं होगा इसका मतलब क्या है कि जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटेगी ही नहीं, एक दूसरे के समांतर निकल जाएगी, तो एक भी हल नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं काट ली तो उसका मतलब एक ना एक तो उत्तर उसका आ ही गया। दूसरी चीज, ये तो हल एक भी हल नहीं होगा। युग्म कैसा, देखो मैंने आपको कहा था कि युग्म संगत युग्म तब होता है जब कम से कम एक हल होता है, और असंगत युग्म तब होता है जब एक भी हल नहीं होता। इसका एक भी हल नहीं होगा, जब एक भी हल नहीं है इसका मतलब युग्म कैसा होगा, असंगत युग्म। असंगत युग्म हो गया। तीसरी चीज क्या थी, ग्राफ की रेखाएं कैसी होगी। देखो ग्राफीय रेखाओं की जब बात करते हैं तो मैंने क्या कहा कि एक भी हल नहीं होगा। एक भी हल नहीं होने का मतलब जैसे ये ग्राफ है, अगर पहले वाले समीकरण की रेखा इधर से गुजर रही है, दूसरे वाले समीकरण की रेखा भी इसको बिना काटे हुए, बिना काटने का मतलब ये नहीं कि अगर आपने तो काटनी है, आपने इसको आड़ा टेढ़ा बना दिया तो वो कहीं ना कहीं जाकर के कट जाएगी, मतलब एक ना एक उत्तर वो उसका हो जाता है। ये एक भी हल कब नहीं होगा, जब ये एक दूसरे के समांतर निकलेंगे, मतलब जो रेखाएं वो कैसी बननी चाहिए, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं ऐसी होती है जिनको कितना भी आगे बढ़ाओ वो एक दूसरे को नहीं काटती, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जैसे मान लो ये ग्राफ था, एक रेखा तो आपने ऐसे बना ली है, एक रेखा आपने ऐसे बना ली। अब ये कह दो कि ये तो समांतर रेखाएं हैं, या फिर कह सकते हैं इसका तो सर एक भी हल नहीं है। एक भी हल कैसे नहीं है, इनको आगे बढ़ाओ कहीं ना कहीं जाकर के कटेगी। जब कट जाती है मतलब एक ना एक उत्तर आ गया। कटेगी कौन नहीं, समांतर रेखा नहीं कटेगी, वो हमेशा आगे बढ़ती है एक ही दिशा में, उतने ही अंतराल पर। तीसरी कंडीशन थी अपनी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कि तीनों ही मान बराबर आ गए। ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, कहने का मतलब सारे मान बराबर। जब सारे मान बराबर होते हैं तब क्या होता है, तब इनके हल कितने होंगे, हल हो गए अनंत हल। अनंत हल होंगे। युग्म कैसा होगा, मैंने कहा कि कम से कम एक हल होना चाहिए। यहां तो खूब सारे मिल रहे हैं, तो युग्म कैसा, संगत युग्म, क्योंकि संगत युग्म के लिए ये होता है कम से कम एक हल। तो ग्राफ की रेखाएं कैसी होती है, देखो ग्राफ में रेखाएं कैसी बनेगी, अनंत हल। कोई भी दो समीकरण अगर ग्राफ में अपने को दर्शाने हैं, कोई दो समीकरण ग्राफ में दर्शाने हैं और ये कहते हैं कि उनके हल अनंत है, तो कैसे दर्शाएंगे। मान लो ये ग्राफ पेपर था, इस ग्राफ पेपर में एक रेखा ये गुजर रही है, तो दूसरी रेखा भी सेम टू सेम इसके ऊपर से ही गुजरनी चाहिए। अगर इसके ऊपर से गुजर रही है तभी वो हल कितने होंगे, अनंत। कि जितना मान इसका प्राप्त होता है उतना ही दूसरे वाले का प्राप्त होता है, पहले वाले समीकरण का जितना दूसरे वाले का भी उतना, तब इसके हल अनंत होते हैं। और जब एक रेखा के ऊपर से दूसरी रेखा गुजर जाती है तो उसको कौन सी रेखाएं कहते हैं, संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं। ये जो सारी चीजें थी वो हलों की प्रकृति पता लगाने के लिए थी। तो ये तो थी दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बेसिक जानकारियां। अब इनके अपने प्रश्नों पर आते हैं, अपने किताब का प्रश्न करते हैं। आपकी किताब जो थी उसकी चौथी प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न, कि पहला क्यों नहीं करवाया, पहला इसलिए नहीं करवाया कि दूसरे प्रश्न में पहले वाले प्रश्न भी वाली चीजें भी पूछ ली इसने। दूसरा प्रश्न था कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को ग्राफीय विधि से हल कीजिए एवं हल की प्रकृति बताइए। हल की प्रकृति भी बतानी, पहले प्रश्न में इतना ही पूछा था कि हल की प्रकृति बताओ और युग्म कैसा है। दूसरे में प्रकृति भी पूछ ली, ग्राफीय निरूपण भी पूछ लिया। तो देखो पहला प्रश्न, इसका मैं एक प्रश्न ले लेता हूं। दूसरे प्रश्न का है कि 2x - y = 4 और x + y = -1। देखो
पहले हलों की प्रकृति वगैरह निकालेंगे। तो हलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दे दिया। तो मेरे को ये बताओ क्या ये अभी तक समीकरण बन गए क्या? नहीं बने, क्योंकि समीकरण तभी बनेंगे जब बराबर में 0 होगा, क्योंकि अपन ने व्यापक रूप देखा है। व्यापक रूप ये कहता है कि बराबर में क्या होना चाहिए, 0। तो इनको 0 के बराबर करते हैं तो 2x माइनस वाई, ये 4 इधर आ गया तो माइनस का बराबर 0, x प्लस वाई, ये माइनस 1 इधर आ गया तो प्लस का बराबर 0। समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया, समीकरण नंबर 4 नाम दे दिया। ये समीकरण का रूप हो गया। अब जो समीकरण का रूप हो गया तो इनको आगे हल करते हैं। हल करेंगे तो देखो अपने को पहले इनकी प्रकृति बतानी है, और जब प्रकृति बतानी है तो प्रकृति बताने के लिए अपन क्या करते हैं, इनकी करेंगे व्यापक रूप से तुलना। देखो आगे का जो अभी काम कर रहे हैं ना, ये मैंने समीकरण 3 बनाया, ये 4 बनाया, ये क्यों बनाए हैं, ये समीकरण बनाए हैं उन्हें हलों की प्रकृति और उनके युग्म को बताने के लिए। अगर सीधा प्रश्न आ जाए कि निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो ये न तो ये 3 और 4 समीकरण बनाना है 0 के बराबर करने वाले, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं उनकी तुलना करनी है। ये तुलना इसलिए करनी है कि उनकी प्रकृति पूछ ली। अगर प्रकृति पूछता है तो तुलना से निकलेगा, अगर प्रकृति नहीं पूछ करके सीधा ये कहता है कि ग्राफीय विधि से हल करो, तो सीधा लिखेंगे ग्राफीय विधि समीकरण 1 और 2 से शुरू कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो अभी आगे बताएंगे। देखो सबसे पहले जब इनके हलों की प्रकृति निकालनी है तो इन समीकरणों की करते हैं युगपत समीकरणों के व्यापक रूप से तुलना। निम्न समीकरणों की तुलना युगपत समीकरणों के व्यापक रूप से करने पर। व्यापक रूप कौन सा है, लिखो। व्यापक रूप था a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। इनके व्यापक रूप से तुलना कर रहे हैं। तो देखो ये वाला समीकरण तो है इस 3 नंबर के लिए, ये वाला समीकरण इस 4 नंबर के लिए। तो तुलना करके देखो मान बताएंगे। a1 का मान x के गुणा में a1 है तो x के गुणा में यहाँ कितना है 2। b1 का मान कौन है, b1 का मान गुणा में है y, यहाँ है y। अब y के गुणा में कोई है ही नहीं, जब कोई भी गुणा में नहीं होता है तो वहां चर राशि के गुणा में 1 माना जाता है। तो निशान किसका है, माइनस का, तो माइनस का 1। c1 का मान कितना, अचर पद अकेला कितना, -4। उसके बाद में देखो a2 का मान कितना है, x के गुणा में कुछ भी नहीं है 1। b2 का मान कितना है, y के गुणा में कुछ भी नहीं है 1। और c2 का मान कितना है, ये भी 1। अब देखो अपने मान निकालते हैं कंडीशन के हिसाब से कि a1 अपॉन a2 इसका मान कितना है 2/1, मतलब कितना आ गया 2। b1 अपॉन b2 इसका मान कितना -1/1, मतलब आंसर कितना आया -1। दोनों के उत्तर को देखो, इसका तो आ रहा है 2, इसका आ रहा है -1, मतलब दोनों मान बराबर नहीं। दोनों बराबर नहीं है तो क्या हो गया कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तीसरे पर जाना है, ये c1 और c। क्यों नहीं जाना, क्योंकि दोनों मान यही बराबर नहीं आ रहे। अगर ये दोनों बराबर आते तो तीसरे को चेक करते। और ये कंडीशन कब लगती है, जब हल है वो कितने हल निकलते हैं, हल निकलता है अद्वितीय हल। मतलब ये जो 2 समीकरण थे, इन समीकरणों का हल कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने का मतलब एक ही उत्तर प्राप्त होगा। युग्म है वो युग्म कैसा होगा, युग्म होगा संगत युग्म। युग्म कैसा, संगत। संगत कैसे, क्योंकि कम से कम एक उत्तर प्राप्त होना चाहिए और यहाँ एक ही प्राप्त हो रहा है तो संगत युग्म हो गया। उसके बाद में इनकी ग्राफीय जो रेखाएं थी, ग्राफीय रेखाएं कैसे प्राप्त होगी, अद्वितीय हल के लिए कैसी रेखाएं होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो मैंने पहले आपको लिखे हैं। तो ये तो थी इनकी प्रकृति। अद्वितीय हल होगा, संगत युग्म होगा और प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर अब अपन आगे पढ़ते हैं इसका ग्राफीय विधि से या आलेखीय विधि से हल। देखो अब अपन पढ़ते हैं ग्राफीय विधि। समीकरण दे रखे,
मैंने पहले कहा था आपको कि न तुलना करने की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है, सीधे समीकरणों पर चलो। समीकरण एक से एक समीकरणों को लेंगे। समीकरण एक से जब अपन पहले समीकरण पर चलते हैं तो अपने पास लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बराबर 4। यहां से अपन क्या करते हैं, किसी भी एक चर राशि को, चाहे x वाले मान को चाहे y वाले मान को, किसी एक को तो रखेंगे इधर और बाकी जितने भी मान हो सबको भेज देंगे अपन उधर। जैसे मान लो मैं कह दूं कि मेरे को तो y उधर भेजना है, तो y उधर भेजना है तो y को भेज दो। मैं कह दूं मेरे को तो x उधर भेजना है तो x को उधर भेज दो। जब x को उधर भेज देंगे या y को उधर भेज देंगे, अपनी इच्छा है। चलो y को उधर भेजा तो इधर कौन बच गया, 2x बराबर 4 पहले से है, y उधर जाके किसका बन गया, प्लस का। x का मान चाहिए क्योंकि अकेला x स्वतंत्र चाहिए, गुणा में इसके बटे में कुछ भी नहीं होना चाहिए, अकेला x चाहिए। तो 2 यहाँ गुणा में था, उधर जाके किस में चला गया, भाग में। 4 प्लस y बटा 2। अब अपन क्या करते हैं, इधर वाली साइड में y के अपनी इच्छा से मान लिखते हैं। अपनी इच्छा से कुछ भी लिख सकते हैं, 0 लिख दे, 1 लिख दे, 2 लिख दे, 5 लिख दे, 7 माइनस 9 माइनस 11 कितने लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे y के मान लिखोगे उनको हल करोगे, x का मान प्राप्त होगा। अब देखो मैं कह दूं कि मैंने y की जगह जब 1 लिखा तो 4 और 1 जुड़ करके हो गया 5। अब 5 में जब 2 का भाग गया तो भाग कितने हैं, 2.5। अब 2.5 का मतलब आप जब ग्राफ में ढूंढोगे तो आपको छोटी छोटी 5 लाइनें और ढूंढनी पड़ेगी। इससे अच्छा यही है कि इस छोटी छोटी लाइनों के ढूंढने के काम को अपन यही खत्म कर देते हैं। कैसे कि y की जगह ऐसे मान लिखते हैं कि जब 2 का भाग दे तो 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, पॉइंटों में नहीं। जैसे पहली बार में मैं जब 0 लिखता हूं तो 4 और 0 जुड़ करके 4 ही रहेगा, 4 में 2 का भाग आराम से चला जाएगा 2 बार, तो पॉइंटों में अपने को गिनने की जरूरत नहीं पड़ी। छुपे देख y बराबर 0 रखने पर, जब y बराबर 0 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 4 प्लस 0 बटा 2, x बराबर 4 बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया, 2। तो अपने को जो बिंदु था वो बिंदु कौन सा मिल गया, 2 और 0। देखो इनको निर्देशांक बोलते हैं, या पर जब 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति, उसमें बताएंगे कैसे किसको निर्देशांक ज्यामिति में कैसे अपने अक्षर ये y अक्षर ये बढ़ते हैं, कैसे इनकी निर्देशांक निर्धारित किए जाते हैं। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि पहले आपको x का मान लिखना है छोटे कोष्ठक में, कोमा लगा करके, फिर y का मान लिखना है, ये दोनों मान जो प्राप्त हो जाए तो ठीक है। अब ऐसे कितने मान प्राप्त करने, क्योंकि लिमिट तो है नहीं, अपन तो कितने मान लिख सकते हैं, तो कम से कम 3 मान अपने को प्राप्त करें। एक मान प्राप्त कर लिया, दूसरा मान प्राप्त करते हैं, सारे के सारे मान यहाँ रखने हैं। दूसरा मान देखो मैंने 0 रखा, a के लिए मैंने पहले कह दिया छोटी छोटी लाइनें गिननी पड़ेगी, मैं कहता हूं मैंने लिख दिया 2, तो 2 लिखा तो y बराबर 2 रखने पर, 2 लिखने का मतलब यह है कि जुड़ करके आराम से भाग चला जाएगा। तो x बराबर 4 प्लस y की जगह कितना, 2, नीचे कितना 2, x बराबर 6 बटा 2, x बराबर कितना 3, बिंदु कौन सा मिला, 3 और 2। समझ में आ गए, 2 लिखा जुड़ करके 6 में 2 का भाग 3 बार, पहले x वाला मान लिखा जाता है फिर y वाला मान लिखा जाता है। ठीक है, मैंने कह दिया इस बार y की जगह मैं लिखूंगा 3 लिखोगे तो 4 और 3 7 और 7 में 2 का भाग 2 वही 3.5, छोटी छोटी लाइन में कितना लिख लिया 4, तो y बराबर 4 रखेंगे। तो जो y बराबर 4 रखा तो x बराबर कितना आ गया, 4 प्लस 4 बटा 2, x बराबर 8 बटा 2, तो x बराबर कितना आ गया 4, तो बिंदु मिल गया 4 4, तो y का मान भी 4 और x का मान भी 4, 3 बिंदु मिल गए ना, बस 3 प्राप्त करने, इनकी सारणी बना लो। तीनों मानों की प्राप्त करने के बाद में एक सारणी बना देते हैं। ये तो x का मान, ये y का मान, पहली बार में x का मान था 2 तो y का मान कितना था 0, फिर x का मान था 3 तो y का मान कितना था 2, फिर x का मान कितना था 4 तो y का मान कितना 4। ये पहले वाले समीकरण का काम कंप्लीट। अब समीकरण 2 का काम आ गया। समीकरण 2 से समीकरण 2 देखो, x प्लस वाई बराबर -1, किसी भी एक चर को इधर रख लो, बाकी उधर भेज दो, तो x बराबर -1 और माइनस, x को इधर रखा, y को उधर भेज दिया, उधर जाते किसका बन गया माइनस। मान लिखना शुरू करेंगे। इस बार भाग देने की तो कोई दिक्कत है ही नहीं, भाग तो देना ही नहीं है, तो अपनी इच्छा से कुछ भी मान लिखो। मैंने पहली बार में कह दिया कि y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर कितना -1 ही आ गया, क्योंकि ये मान तो पूरा 0 ही हो गया, तो मान कितना, बिंदु कौन सा मिला -1 और 0। दूसरी बार में कह देता हूं मैं y बराबर 1 रखने पर, जब y बराबर 1 रखा तो y की जगह में कितना लिख दूंगा 1,
तो x बराबर -1 और -1, तो -1 और -1 जुड़ रहे हैं, तो जुड़ करके कितने बन गए -2, तो बिंदु बन गया -2 और 1। ठीक है, आगे वाला बिंदु जैसे मैंने ये कह दिया, आगे बिंदु प्राप्त करते हैं। आगे वाला 2 बिंदु प्राप्त हो गए, तीसरा एक और प्राप्त कर लेते हैं y बराबर 1 रखने पर। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है आप इसमें प्लस के मान लिखो, माइनस के भी लिख सकते हो। मैंने कह दिया कि मैं तो इसकी जगह 3 लिखूंगा, या -3 लिखूंगा, या -4 लिखूंगा, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 हो गया। अब y बराबर लिख लेते हैं 2, y बराबर 2 रखने पर जब y की जगह आप 2 लिखोगे, देखो सारे मान इसमें लिख रहे हैं, y की जगह 2 लिखोगे तो x बराबर -1 और -2, तो x बराबर कितना हो गया -3, और बिंदु कौन सा मिल गया -3 और 2, ये बिंदु थे। ठीक है, तो इसके भी मान लिख लीजिए। x और y, पहली बार में x का मान अपने पास कितना मिला था, x का मान अपने पास समीकरण में यहां से लिखना शुरू किया, -1 और 0, उसके बाद में -2 और 1, उसके बाद में -3 और 2। ठीक है, एक मान की ये सारणी आ गई, एक मान की ये सारणी आ गई। इन सारणियों को अब ग्राफ पेपर में निरूपित करना है। अब निरूपित कैसे करते हैं वो अपन देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।